अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास फिजिक्स कंप्लीट बुक के एमसीक्यू। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास 15 टू 20 मिनट्स हैं तो आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा दावा नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस इस लेक्चर के अलावा नहीं आएंगे। इस लेक्चर के ऊपर अच्छी खासी मेहनत की गई है। सबसे पहले देखें, ये एमसीक्यूज हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उन पेजेस के ऊपर बात करते हैं जो पेजेस एक्चुअली हमारी हेल्प करने वाले हैं, जहाँ से बोर्ड में एमसीक्यूज बनाए जाते हैं। स्टूडेंट्स देखें, आपके पास है पेज नंबर बुक का 27, ठीक है। और ये जो टेबल आपको नज़र आ रहा है ना 11.2, मैंने आपको बताया हुआ भी है कि इस टेबल के अंदर से भी कुछ एमसीक्यू बनाए गए हैं लास्ट ईयर्स में। अच्छा, इसमें देखना क्या है, जैसे देखें गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स। स्टूडेंट्स देखें, साउंड की जो स्पीड है एयर के अंदर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है टेम्परेचर, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपके पास है 331 मीटर पर सेकेंड, ओके। और इसी तरह 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखें 346 है। ये आप याद रखिएगा कि जैसे जैसे फिजिकल कंडीशन मतलब कि टेम्परेचर चेंज हुआ है स्टूडेंट्स, तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो भी गैसेस के अंदर चेंज हो रही है। बस ये आपने फर्स्ट 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। ये पेज नंबर 43 है कंप्लीट, ठीक है। और इसमें ये जो टेबल है ना, आप फाइनली मैं बता रहा हूँ पेज नंबर 43 को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास ये टेबल जो है ना, इस टेबल के अंदर इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, डायमंड हो गया, वाटर, एयर, ग्लास, और ग्लास में भी दो तरह के टाइप्स हैं। तो इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू एक दफ़ा बैठ के याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर आप इसी पेज नंबर 43 के लास्ट में जाएंगे ना, तो आपको स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम नज़र आएगा। और स्टूडेंट, आपको पता है कि लाइट की जो स्पीड है, जो 3 मीडियम के अंदर अगर हम इसे डिस्कस करें, तो फर्स्ट मीडियम देखें, इस पैराग्राफ का मतलब मैं आपको बताने लगा हूँ। आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एयर के अंदर सबसे ज़्यादा है, वो है 310⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसी तरह अगर हम इसी स्पीड को देखें वाटर के अंदर, वो स्पीड इसकी थोड़ी कम हो जाती है और वो हो जाती है आपके पास 2.310⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर करें तो ग्लास मीडियम के अंदर ये स्पीड और स्लो हो जाती है और वो आपके पास है 210⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसे आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और इसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला भी है जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। सो n इज इक्वल टू C/V। और c यहाँ पे आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, और v आपके पास है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। पेज नंबर 43 की आपने बहुत रिस्पेक्ट करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए क्रिटिकल एंगल क्या होता है। ये एमसीक्यूज के लिए आपने इस लाइन को याद रखना है कि वाटर का क्रिटिकल एंगल कितना होता है। तो स्टूडेंट्स, इनमें से बहुत सारे एमसीक्यूज, 80% तक एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो आपको अच्छे तरीके से आते होंगे, तैयार किए हुए होंगे। चलें जी, देखें, फर्स्ट आपके पास है द मेन कैटेगरी ऑफ वेव आर जस्ट टू, इसकी कैटेगरीज हैं, ठीक है। वेव को दो पैटर्न में डिवाइड किया गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास आसान से क्वेश्चन है, मैं ज़रा स्पीड से पढ़ूंगा। आपको पता है रिलेशन वी एफ एंड लैम्डा का, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। एहतियात से आपने एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। तो इसमें आपके पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की कोई एग्जांपल बताएं। आपको पता है साउंड वेव्स होती है जिसके अंदर कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन होता है। और फार्मूला टाइम पीरियड का क्या होता है, यहाँ पे जरा कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट्स। टी इज इक्वल टू 2πL/g, ठीक है। टी इज इक्वल टू 2πL/g। और इसी तरह नेक्स्ट आप देखें द फॉर्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी। आपको पता है यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है टाइम का रेसिप्रोकल, ठीक है। नंबर ऑफ वेव्स 1 सेकेंड में जितने पास होते हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी का मतलब है एफ इज इक्वल टू 1 इस फॉर्मूले का रेसिप्रोकल लेना है। और इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू 1/2πL/g था, फिर हमने इसका रेसिप्रोकल लिया तो g/L बन गया। यूनिट ऑफ अ साउंड इंटेंसिटी इज वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये आपकी यूनिट नंबर 2 में से ये क्वेश्चन लिया गया है। और इसी तरह आपको पता है कि नॉर्मल पर्सन की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो है स्टूडेंट्स, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। और ये भी आपने अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। और नेक्स्ट आपके पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। ये आपको पता है कि एम्पलीट्यूड जो है ना, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड इज। स्टूडेंट, आपको पता है कि ये हमने एक डेफिनेशन दी हुई है, पिच की डेफिनेशन है और लाउडनेस की डेफिनेशन, और इन चीज़ों की डेफिनेशन आप जब आप एमसीक्यू को तैयार कर रहे हो तो इसे भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आपने खुद सॉल्व करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में आपने लास्ट में इसका आंसर बताना है। मैं आपको बता देता हूँ एफ सी पी एंड क्यू है क्या। उसने पूछा हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी के ऊपर, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है,
और इसी तरह P जो है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और इसी तरह Q जो है वो आपके पास है जी इमेज डिस्टेंस। ये चैप्टर नंबर 12 में से क्वेश्चन दिया गया है। तो आप इसमें बताएंगे कि इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ज़रा सोच के इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, ठीक है जी। सो नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। देखिए वो जो पेज नंबर 43 था ना, तो उस पेज में मैंने आपको ये तीनों बता दिए थे। जैसे देखें 3×10⁸ मीटर जो है ये आपको पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट किसके अंदर होती है जी, ये आपके पास है जी एयर के अंदर, ठीक है। और उसके बाद वाटर के अंदर 2.3 है, और इसी तरह अगर आप ज़रा ध्यान से देखें ग्लास के अंदर इससे कम होते हैं, वो होती है 2×8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है, देखें ये उसी पेज से एक और क्वेश्चन लिया गया है, और वो जो टेबल दिया हुआ है, ठीक है, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ डायमंड इज 2.42। तो मैक्सिमम वैल्यू भी आपको उसी टेबल के अंदर यही नजर आ रही होती है। आप इसे अच्छी तरह देखेंगे। द टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर आर 2। ये आपके पास जस्ट 2 टाइप्स हैं इसके, ठीक है। वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम स्पीड, ठीक है जी। वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो है आपको पता होना चाहिए वो सेम रहेगी। और आप देख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, देखिए ये जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे मैंने दोबारा से दे भी दिया ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चल जाए। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ आइस इज 1.31। स्टूडेंट्स ये जितने भी एमसीक्यूज आपको इस पेज के अंदर इस स्लाइड के ऊपर नजर आ रहे हैं ना, वो आपको उसी एक पेज से मैंने बना के दिए हुए हैं, जो कि बोर्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट आपके पास है द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड, ठीक है जी, ये आपके पास है फैरेड। और इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास है जी द फॉर्मूला फॉर ईएमएफ। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, द रिलेशन फॉर ईएमएफ इज ई इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है जी। तो आपके पास है ई इज इक्वल टू W/Q। ट्रांसफार्मर इज यूज टू चेंज, ठीक है। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, क्या चीज़ चेंज करता है, चार्ज भी नहीं करता, एनर्जी। आप स्टूडेंट्स देखें कि वोल्टेज को चेंज करता है, स्टेप अप करता है या स्टेप डाउन करता है। द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वोल्ट एक्चुअली किसके इक्वल होता है, 1 जूल पर कूलम। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर्स के अंदर, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो चुका है, ठीक है। कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज, कैपेसिटेंस को डिफाइन करना है, याद रखना है। ओरिजिनल फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू सी वी, सी वहाँ से सेपरेट करो तो C इज इक्वल टू Q और V बनेगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। वो आपके पास है स्टूडेंट्स ऑल। इसमें कंडक्शन भी होता है, रेडिएशन भी होता है, और वेव की मदद से भी हम एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। चलें जी, नेक्स्ट आपके पास है ओहम्स लॉ इज एप्लीकेबल, ठीक है। आपको पता होना कि ओहम लॉ तब अप्लाई होता है उस मटेरियल के ऊपर जो मेटालिक कंडक्टर हो, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हों। अच्छा जी, ऐसा यूनिट ऑफ अ चार्ज इज कोलम। आसान से क्वेश्चन हैं, जस्ट फॉर प्रैक्टिस जो है ना, ये आपको दिया गया है मैथमेटिकली फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। सो V इज इक्वल टू IR, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 27 आपके पास है व्हेन वी डबल द वोल्टेज इन अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट वी डबल द करंट पावर रेजिस्टेंस बोथ A एंड B। स्टूडेंट्स आपको असाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में है क्या, P इज इक्वल टू VI एक फॉर्मूला है, ठीक है, पावर फाइंड आउट करने का। तो P इज इक्वल टू VI है, या ओहम लॉ V इज इक्वल टू IR है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसका आंसर मुझे आप लोग लाजमी बताएंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल पर कूलम। वेव ट्रांसफर फर्स्ट चैप्टर में से आपको पता है ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेव जो है वो एनर्जी को ही ट्रांसफर करती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, इफ अ मास ऑफ पॉप ऑफ अ पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 3 द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज। तो स्टूडेंट्स देखें, जैसे आप इस तरह के स्टेटमेंट आप पढ़ते हैं ना, तो आपको अंदाज़ा लगता है कि हाँ इतनी लेंथी स्टेटमेंट का मतलब है कोई ना कोई ऑप्शन तो इसका होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखें, इसमें आपको पता है कि रिमेन सेम। रीज़न उसकी क्या है कि इस फॉर्मूले के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कहा कि अगर हम मैथ्स को इंक्रीज करते हैं 3 टाइम्स, ठीक है, तो बताइए टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। स्टूडेंट्स देखें, इस फॉर्मूले के अंदर आपको मैथ्स तो नज़र आ ही नहीं रहा। अगर आप बात करते हैं लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, फिर तो टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क पड़ेगा। मैथ्स जब इसमें है ही नहीं, तो स्टूडेंट्स मैथ्स को आप चाहे जितना भी चेंज कर दो, उसका टाइम पीरियड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो रिमेन सेम का ऑप्शन इसके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त रहेगा। सो नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन, ये देखें, इसका आंसर मैंने पहले बता दिया था। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी द टर्म मशीनरी रेफर्स टू हार्डवेयर, ठीक है जी। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, ये आपको पता है चैप्टर 17 के क्वेश्चंस हैं।
द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। देखिए स्टूडेंट्स, आसान से क्वेश्चंस हैं लेकिन रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। सीपीयू जो है ना, वो आपके पास इसका बेस्ट ऑप्शन रहेगा। किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ, अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि वो इसमें यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला लिख के चले जाते हैं या पावर का यूनिट लिख के चले जाते हैं। एक्चुअल में ये क्या है, आपके पास एनर्जी का यूनिट है। ओके, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यहाँ पे जरा देखें थोड़ा सा ही फर्क है। द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट। चलें जी, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हाफ लाइफ ऑफ आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट 60 इज। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है। मैं पहले आपको 2 क्वेश्चन बता चुका हूँ, दे चुका हूँ एज असाइनमेंट, और थर्ड क्वेश्चन आपके पास ये वाला है। इन तीनों के आंसर्स मुझे लाजमी बताइएगा, ठीक है जी। कि कोबाल्ट, ये मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट वाला चैप्टर जो है, ठीक है, उसमें से ये क्वेश्चन बनाया गया है। और इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है, व्हेन यूरेनियम इजेक्ट्स अ बीटा पार्टिकल्स हाउ मैनी प्रोटॉन्स विल बी इन रिमेनिंग न्यूक्लियस। ओके, तो ये आपके पास है 93, इसका ऑप्शन है। और यहाँ पे देखें 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है और आपको पता होना चाहिए। द एनर्जी सप्लाइड W इज इक्वल टू I²RT इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ, देखें ओम लॉ भी नहीं होता क्योंकि ये होता है V इज इक्वल टू IR। फेराडेस लॉ आपके सिलेबस में नहीं है तो ये भी नहीं होगा। जूल्स लॉ आपके पास है, तो इसे आप अच्छी तरह इसका ऑप्शन टिक कीजिएगा। लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज क्लोजली रिलेटेड टू इट्स एम्पलीट्यूड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कोई पैटर्न मैंने फॉलो नहीं किया कि जो है ना वो चैप्टर 1, 2, 3, ओवरऑल आपके पास ये पूरा एक पैकेज है। आप ये सारे के सारे एमसीक्यूज अच्छी तरह देख लीजिएगा। अच्छा जी, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद अ डिफरेंट एटॉमिक मैसेस। आपको पता है आइसोटोप्स जो होते हैं इसमें मैस नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, हम उसे कहते हैं आइसोटोप्स। तो इसका ए ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन के अंदर रिलीज ऑफ एनर्जी बाय द सन इज ड्यू टू फ्यूजन रिएक्शन, क्योंकि सन के अंदर फ्यूजन रिएक्शन हो रहे होते हैं तभी वहाँ से एनर्जी बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो रही होती है। व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियर, तो आपको पता है कि रिलीज न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे एब्जॉर्ब न्यूक्लियर एनर्जी है और ये ऑप्शन आपके पास है रिलीज केमिकल एनर्जी। CE का मतलब केमिकल एनर्जी और NE का मतलब है न्यूक्लियर एनर्जी। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप एक हैवी न्यूक्लियस को तोड़ते हैं, 2 स्मॉलर न्यूक्लियर में कन्वर्ट करते हैं, तो न्यूक्लियर एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है। नेक्स्ट आपके पास है द आउटपुट ऑफ नैंड गेट इज 0 व्हेन। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक्स है, आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर नैंड गेट का आउटपुट आपको 0 मिले तो इसका मतलब होगा बोथ ऑफ इट्स इनपुट A एंड B जो इनपुट्स आप देंगे वो 1 1 पे रखेंगे तो आपको नैंड गेट के अंदर 0। द टर्न रेशियो ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज 10, इट मीन्स NS ओवर NP इज इक्वल टू 10। जब NP से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो NS इज इक्वल टू 10P आएगा, तो NS इज इक्वल टू 10NP आएगा। तो इसका ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा चैप्टर नंबर 15। ट्रांसफार्मर वाले टॉपिक को अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन अ सर्किट इज अकॉर्डिंग्स विद द कंजर्वेशन ऑफ मैस, चार्ज, मोमेंटम एंड एनर्जी। स्टूडेंट्स, आपको बता देता हूँ लेंजेस लॉ जो है, ठीक है, वहाँ पे इसी की स्टेटमेंट को इस तरीके से MCQ की फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड EMF दोनों क्या हैं, ये आर द सेम टर्म्स, आर द डिफरेंट टर्म्स, हैव द डिफरेंट यूनिट्स। इन दोनों के यूनिट सेम हैं, ठीक है, वोल्ट इनका यूनिट है। और यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ द पावर रेटिंग ऑफ अ लैम्प connected to a 12 volt source when it carries a current of 2.5 ampere। स्टूडेंट्स देखें, छोटा सा न्यूमेरिकल है, आपको पता है यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है और करंट भी दिया हुआ है, वो पूछा कि पावर क्या है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि P इज इक्वल टू VI, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट आप ज़रा गौर कीजिएगा, 2 चार्ज स्फीयर आर सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स। तो स्टूडेंट्स 2 मिलीमीटर के फासले पे 2 स्फेयर्स हैं, उन्हें रखा गया है, ठीक है, दोनों चार्जेस हैं, तो उन दोनों में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स कब होगी। देखिए इसमें तो बिल्कुल नहीं होगी, इसमें रिपल्शन होगी, इसमें भी रिपल्शन होगी, और दोनों इसमें भी रिपल्शन होगी। अट्रैक्टिव तब होगा जब 2 एक जैसे चार्जेस हों और दोनों के साइन ऑपोजिट हों, तो इसमें अट्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, व्हाट हैपन टू द अट्रैक्शंस ऑफ द 2 ऑपोजिटली चार्ज ऑब्जेक्ट एज देयर डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन इंक्रीजेज, ठीक है। तो ये आपके पास रहेगा रिमेन अनचेंज्ड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं हो। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके पास कंप्लीट बुक के MCQs, ठीक है जी। इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। थैंक यू वेरी मच।